चर्चा। बायोपिक, एक केमिस्ट्री गौतम सिद्धार्थ। हिंदी फिल्मी संसार की कुछ अजब सिंह की गजब दास्तान जैसी स्थिति है। ना उगलते बनती है और ना निगलते बनती है, और ये छछूंदर वो है जिसे बायोपिक कहते हैं। आजकल लोगों की जीवनी पर फिल्म बनाने का फैशन सा चल पड़ा है। मैं इसे फैशन ही लिखूंगा, क्योंकि हर प्रोड्यूसर वही फिल्म बनाता है जिससे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सके। अब ये उन्हें कौन बताता है कि बायोपिक पैसे बनाने की मशीन है? ये मुझे आज तक नहीं पता चला। अगर हम पिछले कुछ सालों में बायोपिक पर बनी फिल्मों को देखें, तो पाएंगे कि सिर्फ कुछ फिल्मों को छोड़कर बाकी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं। लेकिन हम भी वैसे ही हैं और घिसी पिच पर चलते हैं। पहले जब किसी के जीवन चरित्र को लेकर कोई फिल्म बनती थी तो ये गौर किया जाता था कि उस चरित्र की सारी अच्छाइयाँ दिखाई जाए और उस चरित्र को एक उदाहरण बनाकर पेश किया जाए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रिचर्ड एटन की गांधी और 1966 में आए अभि भट्टाचार्य अभिनीत फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वैसे मनोज कुमार की शहीद भी 1965 में ही आई थी, जो भगत सिंह पर बनी, या फिर ढेर सारे संतों बनी फिल्में। ऐसी बहुत सी जीवनी फिल्में हैं जो फिल्मों की श्वेत श्याम के समय से बनती चली आ रही है और दर्शकों ने उन बायोपिक को सराहा भी है। इसकी एक वजह ये भी रही है कि उन्होंने विवादित विषय को फिल्म में नहीं छुआ। फिर एक फिल्म बैंडेड क्वीन, जिसमें एक दिक्कत की मजबूरी को दिखाकर समाज में खून खराबे को एक मकसद दिया गया। इस तरह की फिल्मों ने खलनायक को नायक बनाने की कोशिश शुरू की। फिर तो उसकी अगली कड़ी थी वीरप्पन। इसके अलावा और बहुत। यहाँ तक तो ठीक था कि फिल्में हर तरह के चरित्रों को छूने की कोशिश करती हैं, तो ये भी एक विषय है। लेकिन अब संजय लीला भंसाली जैसे लोगों ने इस बात के उलट चरित्रों के नामों को भुनाना शुरू किया है, और उन्होंने इसी बात किसी दूसरे चरित्र को उजागर करना शुरू किया है। यानी फिल्म के नाम को किसी खास चरित्र पर रखकर, जिससे जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए, फिर किसी दूसरे ही चरित्र को महत्व देकर लोगों में विवाद पैदा किया जाए। जैसे पद्म। अगर ये फिल्म खिलजी के नाम से बनती तो क्या ऐतराज था? लेकिन विवाद उत्पन्न करने के लिए जीवनियां सबसे आसान विषय हैं, जिसका फायदा संजय भरपूर उठाते हैं। बुरे चरित्रों को लेकर अब भी फिल्में तो बनती ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब यही कर रहे हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग या MS धोनी या बहुत सी और जीवनी फिल्में हैं जो किसी विशेष चरित्र को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और सिर्फ उसी चरित्र पर फोकस किया गया है जिसके नाम पर बनाई जा रही हैं, और उसी चरित्र की अच्छाइयों या गलतियों को फिल्म का हिस्सा बनाया गया। एक फिल्म का और जिक्र करूंगा, वो फिल्म थी चक दे इंडिया। ये मीर राजन नेगी के चरित्र को आधार बनाकर बनाई गई थी। उनके साथ भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही गुजरा था, जबकि फिल्म में ये किरदार एक मुस्लिम था जिसका नाम कबीर खान था। सरदार, मांझी और ऐसी ही एक बायोपिक फिल्म है संजू। इस फिल्म में संजय दत्त के जीवन में घटी बहुत घटनाओं को पिरोया गया है। अब वो अच्छी है या बुरी, ये दर्शक तय करेगा। लेकिन इसी तरह के प्रसिद्ध लोगों की जीवनियों पर और लोग भी फिल्म बना रहे हैं। उनका मानना है कि अगर किसी मशहूर हस्ती पर फिल्म बनाई जाए तो आप आधी जंग जीते हैं। इसकी वजह ये है कि लोग उस हस्ती की बहुत सी बात जानते हैं और उनके साथ घटी घटनाओं को आंख के सामने साकार होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन फिल्मकार ये भूल जाते हैं कि दर्शक को सिर्फ नाम से बहलाया नहीं जा सकता।
क्योंकि दर्शक फिल्म तभी ही देखकर सराहता है जब फिल्म में कोई ड्रामा हो, यानी कि उस चरित्र के साथ कुछ ऐसा घटा हो जो दर्शक नहीं जानता हो कि उस घटना से वो वास्तविक चरित्र कैसे निकला। मतलब साफ है कि दर्शक को तभी मजा आता है जब कोई चरित्र अपनी अनसुलझी परेशानियों से बाहर निकलने की जद्दोजहद करता है। ऐसा सरबजीत फिल्म में देखने को मिला था और उस फिल्म को दर्शकों की सराहना भी मिली थी। इस तकनीक का फायदा एकता कपूर ने भी उठाया। वो फिल्म थी डर्टी पिक्चर। ये फिल्म साउथ की एक अभिनेत्री सिल्क स्मिता की जीवनी पर है, जो फिल्मों में सेक्स सिंबल मानी जाती थी। फिल्म जब बनने की बात आई तो फिल्म आलोचकों का मानना था कि एकता कपूर एक सी ग्रेड फिल्म क्यों बनाना चाहती है, लेकिन इसमें कई बातें ऐसी थी जो हमें चौंकाती हैं। जैसे विद्या बालन जैसी संजीदा अभिनेत्री ने ऐसा रोल स्वीकार क्यों किया। चलो माना कि इमरान हाशमी ऐसी फिल्में करते रहते हैं, पर नसीरुद्दीन शाह ने इस फिल्म के लिए हामी क्यों भरी। यानी कि इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो कहानी के तौर पर बहुत ड्रामाई है। फिल्म हिट रही क्योंकि उस फिल्म की कहानी में चरित्र की भरपूर जद्दोजहद थी। एक सी ग्रेड के चरित्र पर ए ग्रेड की फिल्म बनी। इसी बीच एक और फिल्म आई, 5 से उम्र। तिग्मांशु ने इसे एक खिलाड़ी की मजबूर बदलती हुई जिंदगी को विषय बनाया, लेकिन फिर भी उस चरित्र के धावक होने को फिल्म में उजागर किया, चाहे वो दिक्कत ही क्यों ना रहा हो। ये कहानी का कमाल था जो फिल्म को हिट करा ले गया। बस फिर क्या था, फिल्म वालों की भेड़ चाल शुरू हो गई। चक दे इंडिया और MS धोनी ने भाग मिल्खा भाग की तरह खिलाड़ियों पर फिल्म बनाने की दौड़ लगवा दी। फिर आई मेरी कॉम और उसको नेशनल अवार्ड भी मिल गया। अब सान्या नेहवाल, अभिनव बिंद्र और PV सिंधु जैसे खिलाड़ियों पर फिल्म बनानी शुरू हो गई। सान्या वाली फिल्म का हाल तो आपको मालूम ही है। अब देखते हैं कि बाकियों का क्या हाल होता है। खिलाड़ियों से हटकर अगर हम और मशहूर हस्तियों की तरफ देखे थे, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो फिल्म मनमोहन सिंह से सीधे जुड़ी थी, और अनुपम खेर ने इस किरदार को बहुत अच्छा निभाया भी था। फिल्म चर्चित तो बहुत हुई, पर बॉक्स ऑफिस पर वो कितना कोई नहीं जानता। वैसे ही PM नरेंद्र मोदी भी है। तान्हाजी, छपाक और ठाकरे का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चित चाहे जितनी भी रही हो, पर बॉक्स ऑफिस पर ये उतना नहीं कमा पाई जितना इन फिल्मों से उम्मीद की जा रही थी। मैं बार बार कमाई को अपनी कसौटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिल्में बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। ये काम कोई धर्म खाते के लिए नहीं करता, तभी इतना पैसा लगाया जाता है कि फायदा हो। अब एक फिल्म है मुगल। ये मुगलिया सल्तनत की कहानी नहीं है, बल्कि ये कैसेट किंग गुलशन कुमार पर बन रही है, जिसमें अक्षय कुमार, गुलशन कुमार बने हैं। इस फिल्म को सुभाष कपूर बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने जॉली LLB 2 बनाई थी। इतना तो कि ये फिल्म दिखने में वास्तविक तो बहुत लगेगी, लेकिन क्या सच्चाई के नजदीक भी होगी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस फिल्म को टी सीरीज ही बनाने वाली है। क्या वो नदीम के प्रकरण को इसमें डालेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब एक फिल्म का जिक्र मैं करना चाहूँगा, उसका नाम है सुपर 30। ये आनंद कुमार नाम के एक साधारण से आदमी की कहानी है, जिन्होंने अपनी गरीबी के दिनों में पटना में गणित पढ़ाने के लिए एक कोचिंग क्लास खोला, जिसका नाम है रामानुज। आनंद कुमार के इस कोचिंग क्लास में विद्यार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई और एक साल उन्होंने अपने ही कोचिंग से 30 गरीब विद्यार्थियों को चुना और उन्हें IIT जैसे इम्तिहान के लिए मुफ्त में तैयार किया,
जिसमें उनके 30 विद्यार्थी सफल हुए। ये सिलसिला तब से अब तक चला आ रहा है। ये एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, एक आत्मसम्मान बनाए रखने की कहानी है, अपने सपने पूरे करने की कहानी है। इस कहानी को भव्य तरह से बनाने का जिम्मा उठा 3 बड़ी कंपनियों ने, जिसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया और मुख्य भूमिका में है ऋतिक रोशन। इसमें सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि ड्रामा भी है, जिसके लिए पंकज त्रिपाठी और आदित्य प्रसाद को जोड़ा गया है, और साथ में है एक अदद हिट मृणाल ठाकुर। यानी ये एक अच्छी खासी कॉमर्शियल फिल्म है। भाई पैसा भी तो कमाना है। एक और फिल्म है मणिकर्णिका, जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बनी है। फिल्म को भरपूर पैसा लगाकर बनाया गया और कई विवादों का सहारा भी मिला। यहाँ तक कि कंगना ने इसे निर्देशित भी कर दिया, क्योंकि इस फिल्म के वास्तविक निर्देशक राधा किशन ने ये फिल्म बीच में छोड़ दी थी। वजह थे राधा किशन और कंगना के बीच होने वाले झगड़े। अब आलम ये है कि कंगना खुद एक फिल्म निर्देशित करने जा रही हैं। एक बायोपिक का नाम है दिद्दा, जो कश्मीर की वॉरियर क्वीन कहलाई जाती हैं। एक अन्य है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के जीवन पर। ये वो इंसान हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। इस फिल्म को 3 लोग मिलकर बना रहे हैं। पहले हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, दूसरे हैं रॉनी स्क्रूवाला और तीसरे हैं आमिर खान। आमिर खान इसमें राकेश शर्मा का किरदार भी करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम अभी नहीं रखा गया है, फिर भी लोगों का अंदाजा है कि इसका नाम शायद सारे जहां से अच्छा रखा जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि वहां से भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था। अभी ये फिल्म बनना शुरू नहीं हुई है, लेकिन विषय बताता है कि इस फिल्म में भरपूर ग्राफिक्स होंगे। आर माधवन की निर्देशित फिल्म रॉकेटरी के जिक्र के बिना ये लेख अधूरा रहेगा। इस फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नंबी नारायणन। वो इसरो में काम करते थे जब 1994 में उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने देशद्रोह किया है। लोगों का मानना है कि ये इल्जाम एक राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा था। इसके उन्हें बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फिल्म में वो सब था जो अगर स्क्रीन प्ले में ना हो तो वो एक अच्छी फिल्म ना बन पाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि चरित्र चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, उस कहानी में अगर मुसीबतों से जूझने की हद पार कर देने की जद्दोजहद नहीं होती और उत्सुकता बनाए रखने के लिए घटनाओं को ढंग से पिरोया नहीं गया है, तो वो फिल्म अच्छी फिल्म की श्रेणी में नहीं आती। तो फिर बायोपिक का मुलम्मा क्यों चढ़ाया जाए? लेकिन बुद्धिजीवी पता नहीं क्यों हर विषय को विभागों में बांट देते हैं, जबकि कहानी तो कहानी होती है, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस लेख में ऐसा नहीं है कि मैं दंगल को भूल गया हूँ, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसने कारों में बायोपिक का कीड़ा पैदा कर दिया। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनका जिक्र होना बाकी है। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जीवनी फिल्में हम लोगों में चाहे जितना राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, व्यक्ति प्रेम या खेल प्रेम दे, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। बायोपिक से कोई असर नहीं पड़ता, बस हम थोड़ी देर के लिए खुश हो लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम में क्या फर्क है, जो मैंने 2 अलग अलग शब्दों में लिखा है। तो भाई, इसका अंतर मैं तो नहीं जानता, पर हमारे देश में हिंदी पत्रकारिता के एक मूर्धन्य व्यक्ति हैं, विनोद दुआ जी। वो इसका अंतर जानने का दावा करते हैं।
उनके हिसाब से इनमें से कोई एक शब्द उग्रवाद से जुड़ता है, शायद